जो बात चल रही थी कि थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ तब ये समस्या उठी कि जो अमेंडमेंट का फॉर्मल तरीका, और फॉर्मल उसे क्यों कह रहे हैं क्योंकि उसमें क्या क्या होगा ये ऑलरेडी डिसाइडेड है और अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है। कल भी हमने कहा कि किसी भी तरीके को फॉर्मल कहा ही तब जाएगा जबकि उस तरीके में जो कुछ होगा वो पहले से डिसाइडेड हो, अन्यथा किसी बात को फॉर्मल कहते ही नहीं। फॉर्मल और अनफॉर्मल इसका जो अंतर है वो इसी बात पर निर्भर है कि फॉर्मल में होने से पूर्व यह बताया जा सकता है कि गतिविधि में क्या क्या होगा। कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर फॉर्मल टॉक करेंगे, किससे? बोले रूस के प्रतिनिधिमंडल से उनकी औपचारिक वार्ता होगी। तो औपचारिक वार्ता का मतलब यह हुआ कि वेन्यू डिसाइड है, कहां होगी तय है, एजेंडा तय है, किन विषयों पर होगी तय है, कौन लोग उसमें रहेंगे यह भी तय है, क्या बात होगी यह भी तय है, सारी बातें तय हैं। तो इसे फॉर्मल टॉक कहेंगे। और अनफॉर्मल टॉक बोले कि प्राइम मिनिस्टर G20 की समिट में फला देश में गए और वहां फला राष्ट्राध्यक्ष से उनकी अनफॉर्मल टॉक हुई, बस मिल गए और बातचीत हुई। तो फॉर्मल और अनफॉर्मल इसका अंतर इसी पर बेस्ड है कि फॉर्मल में क्या होगा ये सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के दो तरीके आपको बताए गए थे, एक फॉर्मल और दूसरा अनफॉर्मल, और कहा गया था कि दोनों तरीके दुनिया के सारे देशों में इस्तेमाल होते हैं, कहीं कम और कहीं ज्यादा। और जो कम और ज्यादा का तत्व है वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट का फॉर्मल प्रोसेस है उसकी कठिनता और दुरूहता इस पर निर्भर करता है कि अगर वो बहुत कठिन है तो फिर वहां अनफॉर्मल तरीके ज्यादा अपनाए जाते हैं। और वो अनफॉर्मल तरीका चाहे कन्वेंशन के विकास का हो या न्यायिक निर्वचन का हो, ठीक है। इसीलिए ब्रिटेन में कन्वेंशन के विकास का तरीका यह ज्यादा अपनाया गया और अमेरिका में जुडिशियल इंटरप्रिटेशन यह तरीका ज्यादा लोकप्रिय हुआ। लेकिन जो भी स्थिति हो, अनफॉर्मल और फॉर्मल तरीके दुनिया के सारे देशों में अपनाए जाते हैं। और वो तरीके हमारे यहां भी फॉर्मल प्रोसीजर वो भी अनुच्छेद 368 में है और अनफॉर्मल तरीका ये भी देख रहे हैं। कन्वेंशन का विकास हुआ है, नीति आयोग सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस को शासित कर रहा है, आपका राष्ट्रीय विकास परिषदें हैं जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के क्षेत्र में काम कर रही हैं। स्वयं राष्ट्रीय विकास परिषदों का कार्य संचालन कन्वेंशन के आधार पर यह हो रहा है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनका जो प्राइम मिनिस्टर से रिलेशन है वो कन्वेंशन से शासित हो रहा है। सीनियरिटी रूल, ठीक है, चीफ जस्टिस की नियुक्ति में उसका जो फॉलो अप हो रहा है वो कन्वेंशन के आधार पर हो रहा है। ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है। सिर्फ अनुच्छेद 124 इतना ही कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति होनी है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के ऐसे न्यायाधीशों से जिनसे वे परामर्श करना युक्तिसंगत माने उनसे परामर्श करने के उपरांत, और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से जिनसे वे परामर्श करना चाहें उनसे परामर्श करने के उपरांत मुख्य न्यायाधीश इसकी नियुक्ति कर सकते हैं। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी है तो मुख्य न्यायमूर्ति की राय अवश्य लेनी होगी।
सिर्फ इतना ही कह रहा है, कहीं भी सीनियरिटी रूल को स्थान नहीं मिला है अनुच्छेद 124 में। लेकिन जब जस्टिस बेग की नियुक्ति इंदिरा गांधी ने आपातकाल के बाद 3 सीनियर जजों को बाईपास करके चीफ जस्टिस के तौर पर की, ठीक है, तब स्थिति क्या बनी है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन पड़ी थी, आपको बताया गया था 1993 से पहले, क्योंकि 1993 से पहले क्या क्या हुआ है वो तो उस इतिहास को दोहराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो वर्कर थे कांग्रेस के, उन्हें न्यायाधीश नियुक्त किया गया, ठीक है, क्योंकि सरकार उसके हाथ में सारी स्थितियां थी। खैर, जो भी है वो एक अलग का विषय, और आप एआई पर डालेंगे तो ऐसे बहुत से नाम आपको मिलेंगे जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, उनके वर्कर रहे और सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए गए। उनमें से एक नाम बहरुल इस्लाम भी है। खैर, जो भी है, तो कुल मिलाकर हम जो बात कर रहे थे कि फिर यह कहा गया था कि सीनियरिटी रूल इनहेरेंट है और उसको बाईपास नहीं किया जा सकता। इस पर आपका रिट पिटीशन पड़ी थी दिल्ली हाईकोर्ट में, यद्यपि वो निरस्त हो गई थी, क्योंकि उसमें कहा यह था कि जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने कहा कि अब वो इस्तीफा दे दिया है उन्होंने और वो स्वीकृत हो गया है, तो अगर हम आपकी रिट पर सुनवाई करें भी और अंत में ये पाबी ले कि यह सीनियर मोस्ट रूल जस्टिस बेग को अपॉइंट करने से रोकता है और सीनियर मोस्ट रूल यहां इनहेरेंट है, ऐसा हम पाबी ले, तो भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब जस्टिस बेग ही सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट, ठीक है, जज बचे हैं, क्योंकि उनसे जो 3 सीनियर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये सारी बात आई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड डिसाइड हुआ और उसमें जस्टिस कुलदीप सिंह ने कह दिया कि कन्वेंशन ये हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का भाग है, तो सीनियर मोस्ट का जो रूल है वो भी अनफॉर्मल तरीका है कन्वेंशन के तौर का। तो हमारे देश में भी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके इस्तेमाल होते रहे हैं, और जो फॉर्मल तरीका है उसे फॉर्मल कहते ही इसलिए क्योंकि वो अनुच्छेद 368 के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। उसमें बताया गया कि कैसे होगा, क्या होगा, और उसमें हमने कहा था कि 3 तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं, और जो इंट्रेंस प्रोविजन माने गए हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, ठीक है, या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की शक्तियों के संबंध में, स्वयं 368 के संबंध में, 7वीं अनुसूची के संबंध में, इनमें अगर संशोधन करना है तो आधे राज्यों की सहमति ये भी चाहिए, यह आपको बताया गया था। या राज्यों का जो प्रतिनिधित्व, ठीक है, यानी उनकी जो सीट्स निर्धारित हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उनमें कोई परिवर्तन करना है तो क्या करना पड़ेगा, आधे राज्यों का समर्थन उस संविधान संशोधन को प्राप्त करना होगा। ये दोनों तरीके हैं फॉर्मल मेथड्स में इस्तेमाल हुआ। और कल हमने कहा था कि जब 3rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उस समय स्टेट ऑफ मैसूर, जिसे अब कर्नाटक कहते हैं आप, इसकी लेजिस्लेचर, इसके द्वारा 3rd अमेंडमेंट पर चर्चा नहीं हो सकी थी, और चर्चा होने से पूर्व ही क्या हुआ था कि आधे राज्यों का समर्थन संबंधित संशोधन पर प्राप्त हो गया था और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करके संविधान के संशोधन को मान्यता दे दी थी। इस पर प्रश्न उठा था कि क्या ऐसा हो सकता है। यह ठीक है कि आधे राज्यों का समर्थन चाहिए, लेकिन संविधान संशोधन की गुणवत्ता वो और बढ़ेगी या उसकी विश्वसनीयता और बढ़ेगी
यदि आधे से अधिक राज्य उसके समर्थन में आ जाए, ठीक है ना, भाई सारे राज्य उसके समर्थन में आ गए, इसका मतलब कि जो फैसला लिया गया, ठीक है, संविधान के उन उपबंधों के संशोधन का, वो बिल्कुल उचित है, उसका औचित्य और ज्यादा प्रमाणित होगा, और ठीक आधे ही आए। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप अगली कक्षा में प्रमोट किए जाने योग्य तो हैं, लेकिन बस योग्य ही हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। बस काम चलाया जा सकता है, यानी 33% अंक आपने प्राप्त कर लिए, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी वो आपने प्राप्त कर ली, तो आपके व्यक्तित्व के या आपकी मेधा के या आपकी प्रतिभा के मूल्यांकन हेतु ये मापदंड ठीक तो नहीं, इसे बेहतर मापदंड तो नहीं कह सकते। तो ये प्रश्न उठा कि जब स्टेट ऑफ मैसूर, उसकी लेजिस्लेचर विचार ही कर रही थी, और विचार करने के लिए जो अवधि आपने निर्धारित की थी कि इस अवधि तक आप विचार करके संविधान संशोधन पर अपनी राय प्रकट कर दें, वो भी नहीं बीती। तो ऐसी दशा में क्या आधे राज्यों का समर्थन मिल गया, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी हो गई, इस आधार पर आपके द्वारा संविधान के संशोधन पर हस्ताक्षर किया जाना और उसे संविधान संशोधन के रूप में मान्यता देना, क्या यह ठीक है? तो वो युग जब थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में कौन सा युग चल रहा था? लिटरल इंटरप्रिटेशन का, शाब्दिक अर्थान्वयन का। आपको याद है कि ए के गोपालन में भी विधि का शाब्दिक अर्थान्वयन किया था कि विधि का मतलब है इनेक्टेड लॉ। केवल राइट टू प्रॉपर्टी के फील्ड में एक क्रिएटिविटी, एक उदारपन अर्थान्वयन में ये तो देखने को मिल रहा था, लेकिन शेष क्षेत्रों में लिटरल अर्थान्वयन का युग चल रहा था। तो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यही राय व्यक्त की कि ठीक है, हाफ ऑफ द स्टेट लिखा है तो हाफ ऑफ द स्टेट का समर्थन मिल गया, आप विचार नहीं कर सके इसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन यह बात औचित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती। शायद आज फिर यही इश्यू सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए तो मेरी अपनी राय यह है कि शायद सुप्रीम कोर्ट पूर्व के जो उसकी राय है उसे ओवररूल करेगा, ऐसा हमें लगता है। होगा नहीं होगा नहीं मालूम, क्योंकि ये बहुत बेहतर बात नहीं हो सकती। राय आनी चाहिए, ठीक है, हाफ ऑफ द स्टेट मिनिमम है, ठीक है, लेकिन मिनिमम से ही काम हो ये कहां ठीक बात है। लेकिन उस समय ऐसा ही रहा और उसके बाद से ये सवाल इस ढंग से आया ही नहीं। इसलिए इस विषय पर अंतिम राय यही है, और इसी आधार पर आपसे हमने कल कहा था कि प्री में आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि अमुक स्टेट की लेजिस्लेचर, ठीक है, नहीं है या वो विचार नहीं कर सकी और हाफ ऑफ द स्टेट का समर्थन मिल गया, तो क्या संविधान संशोधन हो जाएगा? यस, हो जाएगा। हां, जहां तक राष्ट्रपति के चुनाव की बात है तो वो तो वहीं लिखा है कि अगर उनके निर्वाचक मंडल में कोई रिक्ति है, क्योंकि उनके निर्वाचक मंडल में लोकसभा राज्यसभा के चुने गए सदस्य और विधानसभा और विधान परिषदों के चुने हुए सदस्य, विधान परिषद क्योंकि विधान परिषद सब जगह है नहीं, विधानसभा उनके निर्वाचित सदस्य। अब मानिए कहीं विधानसभा ही नहीं है तो भी राष्ट्रपति के चुनाव में कोई दिक्कत नहीं मानी जाएगी, यद्यपि उनके निर्वाचक मंडल के सदस्य कम है। तो वो बात तो वही लिखी है, लेकिन संविधान के संशोधन के संबंध में यही स्थिति रहेगी। तो अनुच्छेद 368 औपचारिक तरीके में ये अपने में समाहित करता है। अब सवाल यह है कि अनुच्छेद 368 मूल रूप से क्या था, और वर्तमान में जो अनुच्छेद 368 है क्या ये ऐसा ही था, और यदि ये ऐसा नहीं था तो ये अब ऐसा क्यों है? ठीक है, तो अनुच्छेद 368 जब मूल रूप से अमेंड किए, जब मूल रूप से संविधान में शामिल हुआ था, तब आपका
जो अब कह रहा है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया, और इस पर 2 लिखा हुआ है, नीचे फुटनोट में देखेंगे तो कहता है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 3 द्वारा संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के स्थान पर, इसका मतलब मूल रूप से यहां पर शक्ति शब्द का उपयोग नहीं था। जब मूल संविधान था तो यहां पर केवल इतना लिखा था कि संविधान का संशोधन करने की प्रक्रिया, शक्ति शब्द का लोप था, शक्ति शब्द नहीं था। उसके बाद आप सबसेक्शन 2 देखेंगे तो 4 में बता रहा है कि संविधान 24वां संशोधन अधिनियम 1971 की धारा 3 द्वारा अनुच्छेद 368 के खंड 2 को पुनः संख्यांकित किया गया। ठीक है, तो पुनः संख्यांकित किया गया, तो संख्यांकित सिर्फ अगर किया गया है तो उससे तो कोई अंतर विशेष नहीं पड़ता, क्योंकि संख्यांकित करने जो मानिए पहले था 1 था वो अब 2 हो गया, जो 2 था वो 3 हो गया, तो उससे तो कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता, इसलिए इसको ऐसा रखेंगे। फिर आगे, ठीक है, 8वां, ठीक है, ये आप देखेंगे तो 8वें में कह रहा है कि धारा 3 द्वारा अंतः स्थापित, ठीक है, तो धारा 3 अंतः स्थापित की गई, ठीक है, और आपका 4 भी, ठीक है, लिखा हुआ है, यह भी पहले नहीं था, 3 और 4 भी नहीं थे। 3 क्या कह रहा है? 3 कह रहा है अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 13 क्या कह रहा है? ठीक है, अनुच्छेद 13 कह विधि की परिभाषा बता रहा है, और अनुच्छेद 13 1 और 2 संविधान के पूर्व की विधियों की और संविधान के पश्चात की विधियों की चर्चा कर रहा है। अनुच्छेद 13 1 यह कहता है कि संविधान के पूर्व की अगर कोई विधि है और सक्षम विधायिका ने बनाई है, यानी उस विधायिका ने बनाई है जो इस संविधान के अस्तित्व में आने के पूर्व इस देश की राज्य व्यवस्था के लिए माने गए संविधान के अनुसार वैसी विधि जैसी हमारे सामने है बनाने के लिए सक्षम थी, उस विधायिका के द्वारा वो विधि बनाई गई, और संविधान के लागू होने के पश्चात यदि फंडामेंटल राइट्स इनके विरोध में वो विधि आ गई, अर्थात फंडामेंटल राइट और उस विधि में विरोध हो गया है, तो यह माना जाएगा कि उस विधि के उपबंधों को फंडामेंटल राइट ने आच्छादित कर दिया, और वो तब तक शून्य मानी जाएगी जब तक कि सक्षम विधायिका जो आज की डेट पर सक्षम विधायिका है उस विधि के संबंध में या तो उस विधि को संशोधित करके या स्वयं संविधान को संशोधित करके दोनों में समरूपता, संगतता ये स्थापित न कर दे, तब तक उस विधि को हम क्या मानेंगे कि वो मानो शून्य हो गई है। शुरुआत से शून्य नहीं थी, लेकिन फंडामेंटल राइट से आच्छादित हो गई, इसलिए उसका प्रभाव ये मान लेंगे कि वो आज की डेट पर लागू नहीं हो रही। इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स या आच्छादन का सिद्धांत ये कहा गया था। और यहां भी हमने आपको बताया था कि सवाल बनता है कि ये विधि के शुरुआत से शून्य मानी जाएगी ना, ये शुरुआत से शून्य नहीं मानी जाएगी, क्योंकि तब शून्य हुई है जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उससे पहले शून्य नहीं थी क्योंकि सक्षम विधायिका ने बनाई थी, और इसीलिए ये आगे पुनरुज्जीवित हो सकेगी, इसका दोबारा से अधिनियमन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ आच्छादित हुई। और 13(2) राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, और राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा मतलब यह हुआ कि फंडामेंटल राइट के खिलाफ राज्य को विधि बनाने की ताकत ही नहीं है।
ठीक है, और जब ताकत नहीं है तो संविधान के बाद अगर राज्य ने कोई विधि बनाई और वो फंडामेंटल राइट के विरोध में चली गई तो उसके बारे में माना जाएगा कि वो विधि कभी बनी ही नहीं, क्योंकि उसके संबंध में लेजिस्लेटिव कैपेसिटी राज्य के पास है ही नहीं, क्योंकि अब राज्य को लेजिस्लेटिव कैपेसिटी संविधान के प्रावधानों से मिल रही है। और 13(2) कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, जब डायरेक्शन है, सीधे इंस्ट्रक्शन है, सीधे आदेश है, और फिर भी आप आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, तो जो कुछ बनकर आएगा वो बना ये माना ही नहीं जा सकता, और वो शून्य है ये माना जाएगा। इसीलिए 13(2) की विधि को क्या, अगर वो शून्य है तो दोबारा अधिनियमित किए बिना पुनरुज्जीवित नहीं किया जा सकता आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी बातें आपसे हुई थी। अब चूंकि 13(2) विधि की जो कि संविधान के लागू होने के बाद बनाई गई है उसकी बात कर रहा है और उसे शून्य घोषित कर रहा है, और 13(3) विधि की परिभाषा दे रहा है, और 13(3) में जो विधि की परिभाषा दी गई वो कैसी है, इंक्लूसिव है। हमने आपसे चर्चा की थी कि वो एक्सक्लूसिव नहीं है, वो निश्शेषी नहीं है, वहां सिर्फ कहता है विधि के अंतर्गत ये चीजें आएंगी, और चूंकि वहां लिखा है कि विधि के अंतर्गत ये चीजें आएंगी, इसका मतलब यह हुआ कि 13(3) का नेचर कैसा, इंक्लूसिव है। वहां जो कुछ लिखा है 13(3) में वो भी आ सकता है, और उसके अलावा भी विधि, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 13(1) और 13(2) के लिए कुछ और भी मानी जा सकती है जो वहां नहीं लिखी है, क्योंकि इंक्लूसिव नेचर, उसने कहा विधि के अंतर्गत निम्न चीजें आती हैं। और अब तो 13(4) भी है, और 13(4) और अनुच्छेद 368(3) दोनों एक साथ जोड़े गए थे 24वें संविधान संशोधन से। 24वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 368 में 368 सबसेक्शन 3 जोड़ा था, और अनुच्छेद 13 में 13(4) जोड़ा था। 13(4) में उन्होंने लिखा कि किसी संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 के लिए विधि नहीं माना जाएगा, और उसी प्रभाव के शब्द, यानी संविधान के संशोधन को विधि नहीं मानेंगे अनुच्छेद 13 के प्रयोजनों से। इसका मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कोई संशोधन इस प्रकार से किया जा सकता है कि वो फंडामेंटल राइट को समाप्त करे या उसके विरोध में जाए, क्योंकि 13(4) में 24वें संविधान संशोधन से ये जोड़ा कि किसी भी संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 के लिए विधि नहीं माना जाएगा, और 368(3) में यह जोड़ा कि कोई सब अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए संविधान संशोधन को लागू नहीं होगी, यानी करस्पॉन्डिंग है, 13 में भी जोड़ा और 368(3) में भी जोड़ा। इसका मतलब जो अनुच्छेद 368(3) है ये मूल संविधान में नहीं था, और जो 368(4) है ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा है। और 42वां कब हुआ था, जब देश में इमरजेंसी चल रही थी, आपातकाल चल रहा था, तब हुआ था, ठीक है। और ये 24वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1971 में हुआ, जब 67 के बाद इंदिरा गांधी ह्यूज मेजोरिटी से वापस आई, ठीक है। और 67 में गोलकनाथ डिसाइडेड है, 67 में गोलकनाथ डिसाइडेड है, 64 में सज्जन सिंह डिसाइडेड है, 1951 में शंकरी प्रसाद सिंह डिसाइड है, और केशवानंद भारती 1973, ठीक है। ये ऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कुल मिलाकर जो मूल आ रहा है अनुच्छेद 368, उसमें
एक तो शक्ति शब्द नहीं है, ठीक है ना। हमने कहा कि मूल क्या था अनुच्छेद 368, तो मूल था कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, क्योंकि शक्ति शब्द किससे जोड़ा, 24 में से, ठीक है, ये लिखा हुआ है 24वें संविधान संशोधन से इसमें शक्ति शब्द की बढ़ोतरी की गई। साथ ही साथ जो अनुच्छेद 368(3) बनाया गया कि अनुच्छेद 13 की कोई बात इसको लागू नहीं होगी, इस अनुच्छेद के अधीन किए गए संविधान संशोधन को, यह भी किससे आया, 24वें संविधान संशोधन से। और इसके बाद अनुच्छेद 368(4) जो है, जो आपको कहेगा कि इस संविधान के अंतर्गत किए गए किसी संशोधन को किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर कोई चुनौती नहीं दी जाएगी है। यह भी किससे है, 42वें संविधान संशोधन से। और इसमें एक बात मिलेगी राष्ट्रपति की सहमति के संबंध में, उसमें अब यह लिख दिया गया है कि राष्ट्रपति अगर संसद के दोनों सदनों ने संविधान के संशोधन का प्रस्ताव पास किया है तो उसके ऊपर अपने हस्ताक्षरों को रोक नहीं सकते, जबकि सामान्य विधेयक को वो रोक सकते हैं, ठीक है। आपको राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया था कि उनकी अपनी विधायी प्रक्रिया के संबंध में शक्तियां हैं, ठीक है, जिसे उनका वीटो का अधिकार कहा जाता है। वो अपनी सहमति किसी भी विधेयक पर रोक सकते हैं अनंत काल के लिए, और अनंत काल के लिए रोक ली तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। हालांकि हुआ नहीं है अभी तक ऐसा। रिकंसिडरेशन के लिए संसद, ठीक है, संसद के दोनों सदनों को वापस कर सकते हैं। ये सारी बातें वहां बताई गई हैं आपको। लेकिन जो अब स्थिति है 368 की कि संविधान का संशोधन अगर करने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से पास हुआ है तो राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर रोक नहीं सकते, ठीक है, वो करने ही होंगे। अब आप कहें फिर भी ना करें तो क्या जबरदस्ती हाथ पकड़ के करा लोगे? पहली बात तो राष्ट्रपति से यह अपेक्षा नहीं है, क्योंकि उन्होंने शपथ काहे के लिए, संविधान के संरक्षण परिरक्षण, इसके लिए तो उम्मीद नहीं की जाती कि वो ऐसा करेंगे, और करेंगे तो फिर संविधान का अतिक्रमण है ये, और फिर महाभियोग की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। जब अनुच्छेद 61 शायद महाभियोग है, उसमें हम लोग बात कर रहे थे, तब हमने कहा था कि यद्यपि राष्ट्रपति ने अब तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे महाभियोग लाया जा सके, इसलिए नहीं बताया जा सकता कि किन कामों को संविधान का अतिक्रमण मानेंगे। अथॉरिटेटिवली, अधिकृत तौर पर यह नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी क्योंकि यहां तो सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट का वायलेशन होगा, तो ये तो फिर संविधान के अतिक्रमण में ना आए ऐसी बात सोची भी नहीं जा सकती, तो आएगा ही आएगा। तो राष्ट्रपति अब हस्ताक्षर करने को बाध्य है, करने पड़ेंगे, मना नहीं कर सकते। यह फर्क भी मूल अनुच्छेद 368 में नहीं था। मूल अनुच्छेद 368 कहता था कि राष्ट्रपति सिग्नेचर उसी प्रकार उस पर करेंगे जैसे सामान्य विधेयकों पर करते हैं। यह फर्क जो लाया गया, यह भी 24वें संविधान संशोधन से लाया गया। लेकिन यह फर्क क्यों लाए गए, जरूरत क्या थी? मूल जो अनुच्छेद 368 था, जो सिर्फ और सिर्फ दो सबसेक्शन की बात करता था, 368 1, 2, 3 और 4 बाद में जोड़े गए 24 में और 42 में से, जो सिर्फ प्रक्रिया की बात करता था, शक्ति शब्द उसमें था ही नहीं, जो इस प्रकार की बात नहीं करता था कि राष्ट्रपति सिग्नेचर करने को बाध्य होंगे, जो कि बाद में जोड़ा गया। इस सबकी जरूरत क्या हो गई? अगर इस खोज, इस यात्रा पर आप जाएंगे तो आपको वापस लौटना होगा गोलकनाथ की ओर। गोलकनाथ का जो डिसीजन है उसकी वजह से ये सारे संशोधन करने पड़े मीनिंग देर भाई तत्कालीन सत्ताधीशों ने किए, ठीक है। और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो संविधान के संशोधन की शक्ति है संसद की,
ठीक है, इस शक्ति की प्रकृति है और संशोधन की शक्ति का इस्तेमाल करके वो जो संविधान का संशोधन करते हैं, उस संविधान संशोधन की गुणवत्ता, ठीक है, यानी संविधान के संशोधन संबंधी विधेयक की प्रकृति और उसकी गुणवत्ता, इसकी पहचान की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि यहां संविधान के संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है, उस पर चर्चा संपत्ति के मूल अधिकार के संदर्भों में चली है। ठीक है, संपत्ति का मूल अधिकार ये बार बार संशोधित किया गया और कितने केसेस आप सुनते हैं, प्रसिद्ध शंकरी प्रसाद सिंह, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, ये सारे के सारे संपत्ति के अधिकार के संशोधन से संबंधित हैं। और चूंकि केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल आ गया, इसलिए अब आगे की जो चर्चा चलती है वो इंदिरा गांधी राजनारायण हो, वामन राव हो, मिनर्वा मिल हो, यल चंद्र कुमार हो, ठीक है ना, ये कोई संशोधन हो, अब जो चर्चा चलती है वो बेसिक स्ट्रक्चर के संदर्भों में चलती है, ठीक है ना। बट ये चर्चा आफ्टर केशवानंद भारती है। केशवानंद भारती से पूर्व या केशवानंद भारती तक जो संविधान के संशोधन करने की संसद की शक्ति है, उस शक्ति के संबंध में या उस शक्ति की गुणवत्ता और प्रकृति के संबंध में जो भी चर्चा चली है वो संपत्ति के मूल अधिकार के संदर्भों में चली है। संपत्ति का मूल अधिकार बार बार अमेंड किया गया, इसलिए चर्चा चली है। इसलिए एक बड़ा बेसिक सवाल उठता रहा है केशवानंद भारती तक कि आखिर विधि इस शब्द की क्या परिभाषा हो। आपको ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए हमने पहले संदर्भ बताया कि मूल संविधान, ठीक है, मूल संविधान जो था उसमें शक्ति शब्द का प्रयोग नहीं है, ठीक है। मूल संविधान जो है उसमें अनुच्छेद 13 में 13(4) नहीं है। 13(4) में अब लिख दिया ना कि कोई संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं समझा जाएगा, तो 24वें संविधान संशोधन से आया। तो मूल संविधान में तो 3 ही आर्टिकल हैं, 13(1), 13(2), 13(3). 13(1) संविधान के पूर्व की विधियों से संबंधित, 13(2) संविधान के पश्चात की विधियों से संबंधित, 13(3) विधि की डेफिनेशन दे रहा, और विधि की डेफिनेशन भी इंक्लूसिव दे रहा, एक्सक्लूसिव नहीं, ठीक है। निश्शेषी नहीं दे रहा, अवशेषी ये दे रहा, इंक्लूसिव दे रहा। और 368 में 368(3) नहीं, 368(4) ठीक है। तो और अनुच्छेद 368(1) और 2 विधि इस शब्द का उपयोग कर रहा, और कह रहा विधि कोई ऐसी नहीं बनेगी जो फंडामेंटल राइट के विरोध में जा रहा है। तो सबसे पहला सवाल यही पैदा होता है कि विधि क्या है, विधि शब्द का अर्थ क्या है। क्योंकि हमने आपसे कई बार लगातार, कई बार नहीं लगातार कंटिन्यूअसली ये कहा है कि किसी भी शब्द का एक मैक्सिमम मीनिंग है और एक उसका मिनिमम मीनिंग है। जब आपके अर्थान्वयन की प्रक्रिया, शब्द का जो अर्थान्वयन है उसे करने की प्रक्रिया उदार होती है, तो उसका जो मैक्सिमम मीनिंग है वो आप लेते हैं। और जब आपके अर्थान्वयन की प्रक्रिया सीमित होती है, कठोर होती है, शाब्दिक होती है, तो आप उसका सीमित अर्थ लेते हैं, ठीक है। मानो इस शब्द का उदार अर्थान्वयन किया जाए तो समस्त सद्गुणों से संपन्न मानो, यह कल्पना में आएगा। राम मानव है, कृष्ण मानव है, ठीक है। महामानव तो इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम मानव नहीं हो,
अदरवाइज महामानव उन्हें कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप जो कृष्ण और राम को महामानव सिद्ध करने पर लगे हैं वो तो इसलिए है ताकि आप अपने को बचा सकें, इसलिए नहीं कि आपके मन में राम और कृष्ण के प्रति कोई सम्मान है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आपके मन में राम और कृष्ण के लिए तो 2 पैसे भर सम्मान नहीं है, क्योंकि जिसके प्रति सम्मान होगा, ठीक है, उसके आदेश का उल्लंघन आप नहीं कर सकते। राम और कृष्ण ने अपने जीवन से जो संदेश दिया है उसके अनुरूप तो आप जीते ही नहीं। इसलिए राम और कृष्ण के प्रति आपके मन में इतना सा भी सम्मान है, ये तो बोला ही नहीं जा सकता, ये तो माना ही नहीं जा सकता। आप जो राम और कृष्ण को, ठीक है, महामानव कह रहे हैं, उनके पर सम्मान के कारण नहीं, बल्कि इसलिए ताकि आपसे कोई ये अपेक्षा न करे कि राम और कृष्ण के समान जीवन जिए आप, क्योंकि आप तर्क सुरक्षित रखना चाहते हैं ना कि भाई वो तो महामानव है, तो महामानव ऐसा जीवन जी सकता है, हम तो मानव हैं, हम कैसे जी सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज वाई आप अपने आप को राम और कृष्ण से नीचे रखना स्वीकार करते हैं और आपने एक नई श्रेणी मानवों की महामानव के रूप में निर्मित कर दी, जो कि होती ही नहीं है, जो कहीं नहीं है। और इसीलिए हम तो कई बार आपसे कहते हैं, कई बार क्या लगातार बोलते हैं कि ईश्वर आपसे अलग किसी स्वर्ग में बैठा है। ये जो कल्पना आपने निर्मित की है वो भी इसीलिए ताकि आपसे ईश्वर हो जाने की मांग कोई न करे। अन्यथा जिन गुणों को ईश्वर ने, या जिन गुणों को ईश्वर का गुण आप बताते हो, वो सारे गुण तो आपके हैं। आप कहते हो ईश्वर दयालु है, करुणा निधान है, तो दया तो आपका स्वभाव ये होनी चाहिए, ठीक है। ईश्वर सहयोग करने वाला है, तो सहयोग करने वाले तो आपको होना चाहिए। आप जिन गुणों को ईश्वर का गुण निर्धारित करते हो, इनफैक्ट वे आपके गुण हैं। और इससे एक ही निष्कर्ष निकलता है कि अगर आप अपने गुणों को प्राप्त कर लें तो आप ही ईश्वर हैं, ठीक है। और इसीलिए हम लगातार कहते हैं कि जो विकास का क्रम है वो क्या है, पशुता से मानवता और मानवता से भगवत्ता, ठीक है। और विकास के इस क्रम को ही राम और कृष्ण ने अपने जीवन से प्रमाणित किया है, ठीक है। वे पशुता से मानवता और मानवता से भगवत्ता की ओर गए, ठीक है। पशुता क्या है, अपने बारे में सोचना, सिर्फ अपने बारे में। पशु आप ही के समान है, आप ही के समान है, उसमें और आप में कोई भेद नहीं है। भूख उसे लगती है, आपको भी लगती है। बच्चों से प्रेम आप करते हैं तो वो भी करता है। घर आप बनाना चाहते हैं, वो भी बनाना चाहता है। घर पर अतिक्रमण आप बर्दाश्त नहीं करते, वो भी नहीं करता। बेसिकली आप में और पशुओं में कोई भेद नहीं है। आप पशुता से ऊपर उस दिन आते हैं जिस दिन अपने बच्चों का ही सही, अपने परिवार का ही सही, ठीक है, लेकिन दूसरों का ख्याल ये करना शुरू करते हैं। पशु आप देखें, वो बच्चे से प्रेम बहुत करता है, लेकिन अगर भोजन मिले तो और बच्चा खाने लगे तो उसे, ठीक है, वो घुड़केगा, खाने नहीं देगा, अपने आप खाएगा। उसकी सोच सिर्फ अपने तक है, यही पशुता है, बस। इसके अलावा कुछ और पशुता होती नहीं। आप उससे ऊपर जाते हैं तो मानवता, ठीक है। आप अपने जैसों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, और फिर उससे ऊपर भगवत्ता, सबके बारे में सोच रहे हैं। और इसे ऐसे कर दें कि आदर्श के तौर पर, ठीक है, सबसे पहले जो स्वीकार हो सकता है वो अपने से मतलब रखना, यानी खुद परस्ती, इसे स्वीकार किया जा सकता है, ठीक है। अपने से सिर्फ हम मतलब रखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर और आगे आप में विकास होता है, आप क्या हो जाते हैं, ठीक है, अपने जिस आपने जाति में जन्म लिया है
उसके सरमाएदार आप हो जाते हैं, उसकी चिंता की बात करना शुरू कर देते हैं, तब आप कौम परस्त हो जाते हैं और आगे बढ़ता है मामला। फिर आपके व्यक्तित्व का और विकास हुआ, फिर आप देश की चिंता करना शुरू करते हैं तो आप देशभक्त हो जाते हैं। फिर और आगे मामला बढ़ता है, ठीक है, और आपके व्यक्तित्व में विकास हुआ तो आप मानवतावादी हो जाते हैं, ह्यूमैनिटेरियन हो जाते हैं, ठीक है, सारी दुनिया के मानवों की बात करना शुरू कर देते हैं। अभी भी संपूर्ण विकास नहीं हुआ है, और फिर और विकास आपके व्यक्तित्व में होता है, ठीक है, और फिर आप सबके कल्याण की चिंता करते हैं, मानो के नहीं, सबके, सब में जीव मात्र, प्राणी मात्र शामिल है, और उसी को, ठीक है, भगवान परस्त, खुदा परस्त या संत कहा जाता है। तो ये तो विकास के क्रम है, और ये आदमी यही पहुंचेगा वहां तक। आदमी का उदार अर्थान्वयन करें तो फिर ये सारी चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं, ये सारी चीजें उसमें शामिल है। तो आदमी का एक अर्थान्वयन ये हो सकता है, और आदमी का दूसरा अर्थान्वयन, बस अरे भाई चोरी न करे, कम से कम चोरी, ठीक है, वो भी दूसरे की ऐसी संपत्ति जो उसने श्रम से अर्जित की है, श्रम से, जिसमें उसने श्रम लगाया, कम से कम वो तो चोरी ना करो, ठीक है, जंगम संपत्ति तो ना चुराओ, मिनिमम ये है। दूसरे की अचल संपत्ति पर कब्जा तो ना करो, मिनिमम ये है। अगर इतना आपने कर लिया तो भी चलो हम आपको आदमी मान लेंगे, ठीक है ना। इससे नीचे तो फिर आदमी मानना मुश्किल हो जाएगा, कम से कम इतना। तो तुम्हारे समाज में जितने ये लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, ये कौन है? ये बस आदमी मान भर लिए गए हैं, इनफैक्ट ये आदमी नहीं है, ठीक है, इनफैक्ट आदमी नहीं मीनिंग देर बाय, बस बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं, जरा सा इधर आए और फिर इन्हें आदमी नहीं माना जाना चाहिए, बस बिल्कुल सीमा पर खड़े हैं आदमियत की। तो एक मिनिमम परिभाषा है, एक मैक्सिमम परिभाषा, यही स्थिति कानून की है। कानून की भी एक मिनिमम परिभाषा है और एक मैक्सिमम है। अगर कानून की मिनिमम परिभाषा लें तो अगर हम आईपीसी की बात कर रहे हैं तो दंडिक विधि है, ठीक है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो ऐसी विधि जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रक्रिया से बन रही, अगर हम मिनिमम बात करें तो, ठीक है ना। और अगर मैक्सिमम बात करें, मैक्सिमम, तो स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन भी विधि है, ठीक है, तब तो स्वयं संविधान भी विधि है। अगर मैक्सिमम बात कर रहे हैं, ठीक है, और फिर वो सब कुछ विधि है जिससे मानव आचरण विनियमित होता है, जो रेगुलराइज करती है किसे, ह्यूमन कंडक्ट को, ठीक है, द रूल विच रेगुलराइज द ह्यूमन कंडक्ट, ऑल दैट कम्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ लॉ। और यह भी कहा जा सकता है कि शायद इसीलिए अनुच्छेद 13(3) की परिभाषा शुरुआत में फ्रेमर्स ने क्या की थी, निशेषी नहीं की, अवशेषी की, एक्सक्लूसिव नहीं की, इंक्लूसिव की, ताकि आगे आने वाले समय में ऐसे सारे नियम, वेदर दे आर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, वेदर दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस, कुछ भी है, वॉट एवर कैन रेगुलेट द ह्यूमन कंडक्ट, उसे विधि माना जा सके। शायद इसीलिए इंक्लूसिव डेफिनेशन है, यह भी कहा जा सकता है। यानी विधि की मैक्सिमम डेफिनेशन अगर हम कर दें तो वो सब कुछ जो मानव आचरण को विनियमित कर सकता है विधि में आ सकता है, और मिनिमम डेफिनेशन कर दें तो फिर जिन संदर्भों में हम बात कर रहे हैं वही विधि सिर्फ माने जाएंगे। तो मूल जो संविधान है उसमें 13(1) है, 13(2) है, 13(3) है, 13(4) नहीं है। जो मूल अनुच्छेद 368 है उसमें प्रक्रिया ये लिखा है, शक्ति शब्द नहीं है,
उसमें 68(3) नहीं है, उसमें 68(4) नहीं है। और क्या किया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी अमेंड कर दिया, ठीक है ना, राइट टू प्रॉपर्टी अमेंड हो गया। और ये चीजें नहीं है। जब नहीं है तो शंकरी प्रसाद सिंह ने पहली बार 1951 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था अनुच्छेद 31 में, बात की थी आपसे, जिससे क्या किया था, 31B जोड़ दिया था, ठीक है। और 9th शेड्यूल ये बना दी थी, और ये कहा था 9th शेड्यूल में अगर कुछ रख दिया जाएगा, ठीक है ना, तो जुडिशियल रिव्यू उसका नहीं हो सकेगा। ऐसी बात आई थी। 31B ये निर्मित कर दिया था और 9th शेड्यूल बनाया था, ये सारी बात आई थी। तो पहली बार फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1951 में ही राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड किया। अब जो संसद के संविधान की संशोधन की शक्ति है, उसी पर सवाल उठा कि क्या यह संशोधन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि क्या लिखा है, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, कहां 13(2) में, और उस समय 13(4) नहीं है, ठीक है, ये नहीं लिखा हुआ 13(4) में कि इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संशोधन को लागू नहीं होगी, ये बात नहीं है। उस समय सिर्फ इतना है लिखा हुआ है कि 13(1) और 13(2) राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, और 13(3) में विधि की परिभाषा, विधि की परिभाषा मैक्सिमम हो सकती है, विधि की परिभाषा मिनिमम हो सकती है, ठीक है ना। और अगर मैक्सिमम कर दे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑल दैट विच कैन रेगुलेट द ह्यूमन कंडक्ट, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो ए लॉ विच रेगुलराइज द ह्यूमन कंडक्ट, क्योंकि ह्यूमन से मिलकर ही तो जुडिशरी हो, लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, सब बन रहा है। तो indirectly it is also dedicated to regularize the human conduct. Then we can say that according to the maximum definition of word law, it may also or it can also be included in the definition of article 13(3), ठीक है ना, ये कहा जा सकता है। इसमें दिक्कत क्या है? और अगर यह मान लिया जाए कि द प्रपोजल विच वॉज, ठीक है, इनिशिएटेड बाय द लेजिस्लेचर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन और टू अमेंड द राइट टू प्रॉपर्टी विच वॉज फंडामेंटल राइट एट दैट टाइम, ठीक है ना, वो राइट टू प्रॉपर्टी इस पर विपरीत प्रभाव डालना, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 सबसेक्शन 2 दैट इज नल एंड वॉइड, क्योंकि राज्य के पास कोई ऐसी शक्ति है ही नहीं। अगर यह मान लिया जाए कि विधि की मैक्सिमम परिभाषा ले ली जाए और उसमें ऐसे सारे नियमों को शामिल कर लिया जाए जो मानव आचरण को विनियमित कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर संविधान का संशोधन, जो संविधान को संशोधित करेगा, ठीक है, वो भी मानव आचरण को विनियमित करने की शक्ति रखने के कारण अनुच्छेद 13(3) की विधि की परिभाषा में आ जाएगा। और यदि वो विधि की परिभाषा में आ गया 13(3) की, तो फिर अनुच्छेद 13(2) के मुताबिक राज्य के पास वैसा संविधान संशोधन करने की कोई शक्ति बचेगी ही नहीं जो फंडामेंटल राइट को न्यून कर दे। और याद रखेंगे कि अनुच्छेद 368 में भी 368(3) और 4 नहीं है, वहां भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि 368 को लागू नहीं हो सकता, ये वहां भी नहीं लिखा है मूल संविधान में, जब बात शंकरी प्रसाद सिंह की चल रही है तब, ठीक है ना। आज की डेट पर लिखा है, आज की डेट पर तो 24वें संविधान संशोधन चला है। और यह भी याद रखेंगे कि वहां शक्ति शब्द नहीं है, और यह भी याद रखेंगे कि राष्ट्रपति संविधान के संशोधन के विधेयक पर सिग्नेचर करने को बाध्य नहीं है उस समय, ठीक है ना, या उनकी बाध्यता ठीक उसी ढंग की है जिस ढंग की सामान्य विधि, जिसे सब लोग विधि मानने को राजी हैं,
यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भिन्न है, और जो सामान्य विधायी प्रक्रिया जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा थी 107 से लेकर के 123 तक, 123 तक तो ना कहें, हाँ 123 भी करें, क्योंकि उसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और अध्यादेश को तो विधि माना ही है, वहां दे रखी है, ठीक है, जिसके संबंध में सारे लोग एक मत है कि यह विधि है, ठीक है, वही उसके अंतर्गत आता है। तो ठीक है, वैसा तो आप बना ही नहीं सकते 13(2) के कारण, लेकिन अगर मैक्सिमम डेफिनेशन ले ली जाए, ठीक है, तो राष्ट्रपति, अगर मैक्सिमम डेफिनेशन ले ली जाए तो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसमें आ जाएगा, और राष्ट्रपति उस पर भी उसी प्रकार सिग्नेचर करने को उन दिनों बाध्य हैं जिस ढंग से वे सामान्य विधि, जिसे सब लोग विधि मान रहे हैं, उस पर सिग्नेचर करने को बाध्य है। यह स्थिति है। इस समय में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 13 बी कह रहे, 31B जोड़ा गया और 9 शेड्यूल जोड़ा गया, जिससे हम लोगों ने संपत्ति के अधिकार पर विस्तार से बात की है। कोई ऐसा नहीं उस पर 15-20 दिन तक लगातार बात की है, ठीक है, तो उसे अब दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। यह आप सिर्फ कहना पर्याप्त होगा कि 31B ने एक एडवर्स इफेक्ट फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी इस पर डाला। इसलिए शंकर प्रसाद सिंह में संसद की इस शक्ति को चुनौती दी गई है। और हमने आपसे कहा कि शुरुआती जब लेक्चर शुरू हुआ, ठीक है, आपका संविधान के संशोधन की बात हम लोगों ने करनी शुरू की थी, तभी हमने कहा था कि दुनिया के सब देशों में संसद के पास 2 काम हैं, एक तो वो विधान का निर्माण करती है, और दूसरा संविधान का संशोधन करती है। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया सामान्य विधान की प्रक्रिया के निर्माण से डिफरेंट होती है, ठीक है ना, और चूंकि वो डिफरेंट होती है, वो इसलिए डिफरेंट होती है ताकि संविधान का संशोधन जल्दबाजी में नहीं, पर्याप्त सोच विचार के साथ, ठीक है, ये किया जा सके, इसलिए संशोधन की प्रक्रिया डिफरेंट होती है। और चूंकि संशोधन की प्रक्रिया सामान्य विधान की प्रक्रिया से डिफरेंट होती है, इसीलिए जो किसी भी संसद की संविधान के संशोधन की ताकत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, ठीक है, संसद की संविधायी शक्ति, ठीक है, संसद की संविधायी शक्ति। और जो उसकी विधान के निर्माण की ताकत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव पावर, या संसद की विधायी शक्ति। अब ये दुनिया के सारे संविधानों में है। हमारे संविधान में उस समय स्थिति क्या है कि 368 कहता है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया शक्ति शब्द का उपयोग ही नहीं करता, ठीक है ना। और आगे जब उस प्रक्रिया में हम जाते हैं तो वो ठीक वैसी ही है जैसी विधायी प्रक्रिया है, ठीक है, यानी राष्ट्रपति सिग्नेचर करने को बाध्य है, ठीक है ना, राष्ट्रपति सिग्नेचर करने को बाध्य है, सामान्य विधि की तरह है। दोनों सदनों में से किसी भी सदन में वो आए, मतलब सामान्य विधायी प्रस्ताव भी दोनों सदनों में से किसी भी सदन में आ सकता है, और संविधान के संशोधन का प्रस्ताव भी दोनों सदनों में से किसी भी सदन में आ सकता है। प्रस्ताव के आने के लिए किसी बहुमत की जरूरत नहीं, जैसे लिखा है ना, यदि राज्यसभा के 50 और लोकसभा के 100 सदस्य ये कहेंगे कि अमुक जस्टिस को हटाया जाना चाहिए, तो प्रस्ताव आएगा, ठीक है ना। या राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का जो प्रस्ताव आएगा वो 1/10 सदस्य, कुल सदस्य संख्या का प्रस्ताव देंगे, तब सुनवाई होगी, ठीक है ना। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। हां, ये जरूर कहा कि 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, और कुछ भाग तो है जो सिंपल मतलब सामान्य विधायी प्रक्रिया से हो जाएगा। अगर बदलाव देखें तो कुछ मामलों में है एक रेटिफिकेशन और दूसरा स्पेशल मेजोरिटी, इतना है, बाकी सेम प्रक्रिया अपनाई जा रही थी उन दिनों जब शंकर प्रसाद सिंह की बात चल रही है तब, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए जो संविधायी शक्ति संसद की होती है, वो क्या हिंदुस्तान में है संसद को, यह प्रश्न मूल है, ठीक है, क्योंकि 368 कुछ भी कह रहा है शक्ति नहीं,
संविधान के संशोधन की प्रक्रिया प्रक्रिया बता रहा है, शक्ति शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा है। तो क्या ये मान सकते हैं कि भारत में संसद के पास कोई संवैधानिक शक्ति है? क्या ये मान सकते हैं? और यदि है तो कहां है? ठीक है, क्योंकि कम से कम 368 में नहीं है, क्योंकि वो लिख रहे हैं संविधान के संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है ना? तो ये कहा जा सकता है कि 368 सिर्फ संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दे रहा है, शक्ति नहीं दे रहा, ये कहा जा सकता है। ठीक है ना? और यदि अनुच्छेद 368 सिर्फ संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दे रहा है, शक्ति नहीं दे रहा, तो फिर शक्ति है। इसे डेफिनेट तौर पर, निश्चित तौर पर कह पाना थोड़ा कठिन है। ये यूं ही नहीं कहा जा सकता कि है। और अगर आप कह रहे हैं तो बताइए कहां है। इट इज द क्वेश्चन जो डिसाइड होगा आगे। ये बेसिक सवाल है, ठीक है, जिन पर बात आगे चलेगी। तो पहला सवाल है कि क्या संसद के पास संविधान के संशोधन की शक्ति अर्थात संविधायी शक्ति है? ठीक है, संविधान के संशोधन के लिए दुनिया में जो शक्ति इस्तेमाल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? संविधायी शक्ति। क्या वो हिंदुस्तान में भी संसद के पास है? और यदि है तो कहां है? ये एक बेसिक सवाल है। दूसरा, अनुच्छेद 13(3) में विधि शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, अनुच्छेद 13(3) में विधि का मैक्सिमम अर्थ है, अर्थात हर वो चीज जो ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट कर देगी जिसमें संविधान संशोधन शामिल है, क्या उसे विधि कहा गया है 13(3) में? क्योंकि परिभाषा इंक्लूसिव रखने का मतलब क्या है? ठीक है भाई, वहां परिभाषा इंक्लूसिव है, आज भी है। तो विधायिका के किसी काम को बेवकूफी का तो नहीं मान सकते हैं, तो इंक्लूसिव क्यों रख दी? यह सवाल है। ठीक है, तो क्या विधि का मैक्सिमम अर्थ लिया जाना चाहिए? और अगर मैक्सिमम ले लें तो क्या संविधान का संशोधन अनुच्छेद 13(3) के मुताबिक विधि की परिभाषा में है? ठीक है ना, अगर मैक्सिमम अर्थ ले लें तो है, और यदि है तो फिर तो 13(2) लागू हो रहा है। ठीक है ना, फिर तो राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, और अगर वो उसमें शामिल है तो फिर संविधान का संशोधन इस प्रकार से नहीं हो सकता कि वो फंडामेंटल राइट को न्यून करे, उस पर विपरीत प्रभाव डाले। ठीक है, और अगर संविधायिक शक्ति है संसद के पास, ठीक है ना, अगर संसद के पास संविधायिक शक्ति है और उसने संविधान का संशोधन संविधायिक शक्ति में किया है, ठीक है ना, फिर भी अगर विधि की मैक्सिमम परिभाषा ली जाए, यानी संसद ने चाहे विधायी शक्ति में किया चाहे संविधायिक शक्ति में किया, ठीक है ना, लेकिन अगर संविधान के संशोधन को विधि शब्द की मैक्सिमम परिभाषा लेकर 13(3) में वर्णित विधि शब्द के अंतर्गत मान लिया जाए तो 13(2) उस पर लागू हो जाता है, और 13(2) लागू होने की स्थिति अगर आएगी तो फिर इस प्रकार से फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जा सकता कि उस पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े। यानी बढ़ाया तो जा सकता है फंडामेंटल राइट को, घटाया नहीं जा सकता। उसकी परिधि को बढ़ाया जा सकता है, उसकी परिधि को घटाया नहीं जा सकता। यह स्थिति निकल कर आती है, चाहे संसद के पास संविधायिक शक्ति है या नहीं है। ठीक है ना, भारत में, पर्टिकुलरली भारत में तो यह तो कह पाना मुश्किल है कि संविधान के संशोधन की संविधायिक शक्ति संसद के पास नहीं है। यह कह पाना तो मुश्किल है, क्योंकि अगर प्रक्रिया दी गई है किसी भी काम को करने की, तो वो दी ही तब जाएगी जब संबंधित काम को करने की शक्ति संबंधित व्यक्ति में हो, अन्यथा प्रक्रिया क्यों दी जाएगी? हम ये कहें कि तुम बाजार जाओगे, रिक्शे से जाओगे, वहां ये कपड़े पहनकर जाओगे, फला फला लोगों से मिलोगे, ये करो, तो फिर ये कहना मुश्किल है कि हमने तुम्हें बाजार जाने की शक्ति नहीं दी है। अरे भाई, प्रक्रिया दे रहे तो फिर शक्ति दी ही है। ठीक है ना, तो ये तो कहना मुश्किल है कि संसद के पास कोई संविधायिक शक्ति नहीं है हिंदुस्तान में, ये कहना तो मुश्किल है।
इसलिए शंकर प्रसाद सिंह ने ये कहा भी नहीं, ठीक है ना, उसमें कहा ही नहीं है, ये कभी नहीं कहा, गोलकनाथ में भी नहीं कहेंगे, देखेंगे जब गोलकनाथ की चर्चा होगी तो देखेंगे, ये तो मानेंगे कि संविधायक शक्ति है, कहां है इस पर बात होगी, ठीक है ना। तो शंकर प्रसाद सिंह ने भी कहा कि यस कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है संसद के पास, संविधान का संशोधन कर सकती है। बस जो ठोस जो आर्गुमेंट चला है वो इस बात पर कि विधि की क्या परिभाषा है, मैक्सिमम या मिनिमम, ठीक है ना। अगर मैक्सिमम ले ले तो संविधान का संशोधन 13 के अर्थ में विधि है, क्योंकि 13(4) तो उस समय है नहीं, ठीक है। जो आज कहती है कि विधि नहीं है उस समय तो नहीं है ना, तो विधि शब्द की परिभाषा में आ गया, और आया तो फिर 13(2) लागू। तो शंकर प्रसाद सिंह में जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ तो इसी तर्क के साथ उसे चुनौती दी गई, ठीक है, पिटिशनर्स के द्वारा, कि अनुच्छेद 13(3) विधि की परिभाषा देता है, वो विधि की परिभाषा इंक्लूसिव है, अवशेषी नहीं, अवशेषी है, निश्शेषी नहीं, ठीक है ना, इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है, और इंक्लूसिव होने के कारण उसमें संविधान संशोधन को रखा जा सकता है, और विधि शब्द की मैक्सिमम परिभाषा ली जानी चाहिए, और जब मैक्सिमम परिभाषा लेंगे तो 13(2) के मुताबिक अनुच्छेद 368 भी विधि शब्द की डेफिनेशन में आ गया, और विधि शब्द की डेफिनेशन में आने के कारण वो फंडामेंटल राइट को इस प्रकार प्रभावित नहीं कर सकता कि फंडामेंटल राइट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, और चूंकि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा कर रहा है, इसलिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शुरुआत से ही शून्य है, इसका कोई प्रभाव नहीं है, यह घोषित किया जाए, इसके लिए पिटीशन दायर की गई, और इस तर्क के साथ दायर की गई। न्यायालय ने विधि शब्द का शाब्दिक अर्थान्वयन किया, अनुच्छेद 13(3) में जो विधि शब्द इस्तेमाल हुआ उसका शाब्दिक अर्थान्वयन किया, लिटरल इंटरप्रिटेशन किया, और हमने आपसे कई बार लगातार बोला है, अभी भी बोला है कि शाब्दिक अर्थान्वयन करते ही शब्द की जो मिनिमम स्थिति हो सकती, जो मिनिमम चीज है वो अर्थ के तौर पर स्वीकार की जाती है, तो वही हुआ। कहा कि अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द का अर्थ है वो विधि शब्द का अर्थ सिर्फ और सिर्फ उस विधि तक सीमित है जो संसद में वर्णित विधायी प्रक्रिया से या तो बनी है, ठीक है ना, संसद कह रहे जो संविधान में वर्णित विधायी प्रक्रिया से बनाई गई है, चाहे संविधान के लागू होने के पहले और चाहे संविधान के लागू होने से पूर्व, ठीक है ना, और वे रूढ़ियां जो संसद द्वारा विधायी प्रक्रिया अपनाकर बनाई गई विधियों के समान प्रभाव रखती है, वही सारी चीजें इसमें 13(3) में जो विधि शब्द है, ठीक है, उसमें शामिल मानी जाएंगी, और वो विधियां अगर फंडामेंटल राइट पर विपरीत प्रभाव आदि डाल नहीं तो 13(1) 13(2) लागू होगा। अनुच्छेद 13 की कोई बात जब स्वयं संविधान का संशोधन किया जाएगा तो उसको लागू नहीं होती है, क्योंकि यह कहा गया कि अनुच्छेद 368 और 13 दोनों प्रावधान किसके, संविधान के दोनों, और यह अर्थान्वयन की स्थापित प्रक्रिया है कि जब दो प्रावधान हो और दोनों स्पेसिफिक मतलब उनमें से एक स्पेसिफिक सिचुएशन को लागू होने के लिए अभिप्रेत हो, और एक ऐसा हो जो सामान्य प्रकृति का हो, ठीक है ना, तो अर्थान्वयन का हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का जो नियम है, जिसे स्वर्णिम नियम भी कहते हैं, उसको लागू करना चाहिए, और ऐसा अर्थान्वयन देना चाहिए विधि का जिससे दोनों प्रावधान सार्थक बने रहे, ठीक है ना। अगर यह अर्थान्वयन अपना लिया जाए
क्या अनुच्छेद 13(3) में विधि शब्द की परिभाषा के अंदर संविधान संशोधन शामिल है? तो संविधान के संशोधन का कोई मतलब ही नहीं बचा, क्योंकि संविधान के संशोधन अगर हम करना चाहते हैं और फंडामेंटल राइट को हम अमेंड करना चाहते तो कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, या कर सकते हैं तो बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। और जो कि परिवर्तन में दोनों शामिल होते हैं, चाहे बढ़ाना चाहे घटाना, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं। ठीक है, यह जरूर लिखा है कि विधि ऐसी नहीं बनाई जा सकती, लेकिन यह लिखने के बाद स्वयं संविधान के संशोधन की संविधान के संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। ठीक है ना, और प्रक्रिया दी गई तो शक्ति तो है ही है, ये तो कह ही नहीं सकते कि नहीं है। ठीक है ना, इसलिए स्वर्णिम नियम के मुताबिक अर्थान्वयन यह होना चाहिए कि अनुच्छेद 13 की कोई बात 368 को लागू नहीं होती। 368 के माध्यम से जो संविधान का संशोधन किया जाएगा उससे फंडामेंटल राइट को भी अमेंड किया जा सकता है, क्योंकि वो संशोधन स्वयं संविधान का हो रहा है। हां, विधायी प्रक्रिया से कोई ऐसी विधि नहीं बनाई जा सकती जो कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन करे। तो शंकर प्रसाद सिंह में क्या किया, 13 और 368 के बीच संबंध हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के आधार पर बताया और 13(3) में विधि शब्द का शाब्दिक अर्थान्वयन किया। 13(3) में प्रयुक्त विधि शब्द के शाब्दिक अर्थान्वयन से और अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 13 इसे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के नियम से इंटरप्रेट करके, निर्वचित करके माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निष्कर्ष अभिव्यक्त किया कि विधायिका जब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर में फंक्शन करती है, जब वो अपनी संविधायी शक्ति में फंक्शन करती है, उस समय वो संविधान का संशोधन करती है, और जब वो विधायी शक्ति में फंक्शन करती है उस समय वो विधि का निर्माण करती है। और संविधायी शक्ति उसे कहां से मिल रही, अनुच्छेद 368। ठीक है ना, अनुच्छेद 368 का ये क्लियर नहीं कहा कि वहां से मिल रही, ये कहा कि भारत में संविधायी शक्ति संसद को है, क्योंकि 368 में उसकी प्रक्रिया है। 368 संविधायी शक्ति से संबंधित है। ठीक है ना, 368 संविधायी शक्ति से संबंधित है और अनुच्छेद 13(3) में विधि शब्द विधायी शक्ति से संबंधित है, क्योंकि 13(4) उस समय नहीं है। ठीक है ना, तो संसद ऐसा संशोधन जो फंडामेंटल राइट को समाप्त करता है या उस पर विपरीत प्रभाव डालता है, वो संविधान संशोधन अपनी संविधायी शक्ति में कर सकती है, और वही उसने किया है। इसलिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूरी तरह वैध है और वो होगा। ठीक है ना, ये शंकर प्रसाद सिंह का निष्कर्ष है। तो शंकर प्रसाद सिंह में एक बात तय हो गई कि संसद के पास संविधायी शक्ति है। दूसरी बात तय हो गई कि संसद जब संविधायी शक्ति में संविधान का संशोधन करती है तो वो, ठीक है, क्योंकि विधायी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रही है, इसलिए 13(3) में वर्णित विधि शब्द की परिभाषा में संविधान का संशोधन नहीं आता। ठीक है, ये दो बातें शंकर प्रसाद सिंह से निकल आई। ठीक है ना, लेकिन अगला सज्जन सिंह 1964 में, ये 1951 में 13 साल ये मामला चला, 1964 में फिर चले आपका फर्स्ट, मतलब उसके बाद फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसे नहीं चैलेंज किया। ठीक है ना, लेकिन फिर 17वां संविधान संशोधन हुआ आके, और फिर राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड किया, और फिर 17वें संविधान संशोधन को सज्जन सिंह में नए तर्कों के साथ, एक तो तर्क पुराना ही है, एक नए तर्क को जोड़कर फिर चुनौती दी गई। और सज्जन सिंह और गोलकनाथ क्या है, कल बात करेंगे, देखेंगे।